बच्चों, आज हम क्लास 12वीं में जीव विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है जीवों में जनन। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अध्याय 1 जीवों में जनन। जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि जीव अपनी संख्या में वृद्धि के लिए जनन करते हैं। जनन शब्द जब आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये किस तरह के जनन की चर्चा हो रही है, लेकिन जनन वैसे सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला कायिक जनन। इसको अंग्रेजी में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन। तीसरा लैंगिक जनन। वैसे जनन की चर्चा होते ही ये बात सामने आती है कि इसके संस्थापक कौन थे। जैसा कि जीवों में जनन भारत के ही एक विख्यात वनस्पति शास्त्री माननीय पंचानन माहेश्वरी जी ने इसकी स्थापना किया था। वे राजस्थान से संबंध रखते हैं, अर्थात उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना और वहाँ से उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। पंचानन माहेश्वरी जी ने भ्रूण विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया। अब आते हैं जनन के इन 3 प्रकारों पर, जिसमें सबसे पहले हम कायिक जनन के संदर्भ में पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि कायिक जनन ये किसी भी जीव के शरीर के किसी भाग में ऐसी वृद्धि के कारण उस जीव जैसी संतान उत्पन्न हो जाती है जैसा कि जीव होता है, जिसमें कायिक जनन को हम कई विधियों द्वारा पढ़ते हैं। पहली विधि है खंडन विधि। इसकी पहली विधि है खंडन, या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट बनना। इस विधि में ऐसी विधि जो है ये अधिकतर कवकों में पाई जाती है। फंजाई में किसी एक फंजाई से उसके खंड बनते हैं और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाता है। जैसे म्यूकर या राइजोपस में
फ्रेगमेंटेशन द्वारा या खंडन द्वारा जनन होता है। म्यूकर या राइजो ये खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा जनन करते हैं। जो दूसरी विधि है विखंडन विधि यानी फिशन, विखंडन विधि फिशन। इस विधि में एक कोशिका एक कोशिकीय जीव ये विखंडित होकर के नई कोशिका का निर्माण करता है और उस नई कोशिका से पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। ये विधि भी कवकों के कायिक जनन की एक विधि है। इस विधि द्वारा ईस्ट अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जैसे ईस्ट अपनी संख्या इस फिशन विधि द्वारा बढ़ाते हैं। अगली विधि है मुकुलन। सी मुकुलन विधि जिसे हम बर्डिंग कहते हैं। मुकुलन द्वारा भी कवक अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ये विधि भी ईस्ट में पाई जाती है। इस विधि द्वारा एक कोशिकीय ईस्ट का प्रत्येक कोशिका एक नए ईस्ट का निर्माण करता है, जिसमें छोटे छोटे मुकुल उत्पन्न होते हैं और ये मुकुल नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको ये चित्र संख्या 5 में दिखाया गया है। इसके सी में आप देखिए दिखाया गया है कि बडिंग किस तरह से होती है। इसमें किस तरह से छोटा मुकुल बनता है, उस कवक में यानी ईस्ट में एक छोटा मुकुल बनता है, वो धीरे धीरे बढ़ कर के नए कवक या ईस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम इनके इस प्रकार बनने की विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जो अगली विधि है कायिक जनन की, वो है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया 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 द्वारा कायिक जनन जब होता है तो उस स्थिति में ये गोलाकार, सघन, बेलनाकार या अनियमित आकार के गद्दीनुमा संरचना बनाता है। ये संरचनाएं ये उस समय बनाता है जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को
या अपने नई संतान के जीवित रहने के लिए ये स्क्लेरोसिया का निर्माण करता है और जिसके ऊपर एक रक्षात्मक आवरण होता है और उसी रक्षात्मक आवरण के कारण ये कवक जीवित रहता है। इस प्रकार का जो कवक जाल होता है ये क्लेविसेप्स नामक कवक में पाया जाता है। जैसे क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स में स्क्लेरोसिया द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। जो अगली विधि है कायिक जनन की वो है राइजोमॉर्फ। ई कवकों में राइजोमॉर्फ द्वारा कायिक जनन होता है। ये राइजोमॉर्फ रस्सी जैसी समान प्रकार की रस्सी के एक साथ जुड़ करके आपस में गुथ जाने जैसी संरचनाएं बनाता है और ये विपरीत परिस्थितियों में अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में ये राइजोमॉर्फ बनाता है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये पुनः विकसित होने लगता है, कवक जाल बना लेता है और कवक जाल बना करके ये भूमि से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे मशरूम, आप लोगों ने मशरूम को अनेक स्थानों पर देखा होगा। ये अधिकतर बारिश के दिनों में भीगी लकड़ियों पर या फिर कूड़े पर उगा हुआ दिखाई देता है। जैसा कि ये सभी विधियां कायिक जनन कहलाती हैं, जिसमें आपने पढ़ा खंडन, विखंडन, मुकुलन, स्क्लेरोसिया, राइजोमॉर्फ। इन सभी विधियों द्वारा ये कायिक जनन करता है। इसी प्रकार जो जीवों के जनन में दूसरी विधि है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दूसरी विधि है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा यानी अलैंगिक जनन द्वारा ये अनेक प्रकार के स्पोर का निर्माण करता है। इन स्पोर्स के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ये विधि भी जो अलैंगिक जनन की विधि है ये कवकों के अलावा जंतुओं, वनस्पतियों आदि में पाई जाती है। कायिक जनन की विधि भी वनस्पतियों में पाई जाती है। उसी तरह से अलैंगिक जनन भी वनस्पतियों और कवकों में पाई जाती है। अलैंगिक जनन द्वारा अधिकतर जो कवक हैं वे स्पोर्स का निर्माण करते हैं
इनकी दैहिक कोशिकाओं से जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। माइटोस्पोर्स का मतलब है कि सूत्री विभाजन, यानी शरीर की या काया की जो कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, वही संख्या अगले नई कोशिका के निर्माण में बनी रह जाती है। इस प्रकार की विधि में गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक नहीं हो पाती है। ऐसा कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में ये स्पोर्स या बीजाणु का निर्माण करते हैं। कुछ बीजाणु चलने वाले और कुछ अचल होते हैं। तो हम लोग क्रम से पढ़ते हैं कि कौन बीजाणु चल होते हैं, कौन अचल होते हैं। इनकी जो पहली विधि है वो है चल बीजाणु, जिसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं। चल बीजाणु जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, ये जू स्पोर्स पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना है जिसमें कशाभिकाएं निकली होती हैं। कशाभिका जो है ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और ये धागे जैसी संरचनाएं निकल करके बीजाणु के चलने में मदद करती हैं। ये संरचना जिसे हम कशाभिका या फ्लैजेला कहते हैं, ये जब निकली होती है तो बीजाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अर्थात तैरने में मदद करती है और तैरकर ये इन्हें विकिरण में अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में मदद कर देता है। ऐसा पाइथियम और सेप्रोलेग्निया जैसे कवकों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे पाइथियम, सेप्रोलेग्निया, जैसे कवकों में जू स्पोर्स पाया जाता है। अगला है बीजाणु, धानी बीजाणु, जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स जिसे हम धानी बीजाणु कहते हैं। धानी बीजाणु, ये धानी बीजाणु पतली भित्ति से घिरी होती है और ये इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है और फ्लैजेला न पाए जाने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये धानी बीजाणु अचल बीजाणु कहलाता है। जैसा कि
राइजोपस, म्यूकर आदि में पाया जाता है। ये आपका बी हो गया। जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि में स्पोरेंजियोस्पोर्स या धानी बीजाणु पाया जाता है। अगली चीज़ है जो अलैंगिक जनन की विधि है, वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। सी क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ये मोटी भित्ति की संरचना होती है। ये सुप्त बीजाणु होते हैं और ये सुप्त बीजाणु अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर इनसे नए जीव का निर्माण हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं गोलाकार संरचना बनी हुई है। इस गोलाकार संरचना में विपरीत परिस्थितियों के रहने पर यह गोलाकार संरचना मोटी भित्ति की रहती है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये जो मोटी भित्ति है या झिल्ली है मोटी, ये टूट जाती है और नए जीव के निर्माण में ये अपनी भूमिका निभाता है। अगली चीज़ है ओइडिया। ओडिया ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें कवक को जब जल का माध्यम मिले, शर्करा का माध्यम मिले या फिर लवण का माध्यम मिले, अलग अलग प्रकार के जो कवक होते हैं उनके लिए जल, लवण, शर्करा आदि आवश्यक होते हैं। इनको इस तरह के माध्यम की आवश्यकता होती है। जब ये माध्यम प्राप्त होते हैं तब ये नए बीजाणु का निर्माण करते हैं और नए बीजाणु के द्वारा ये नए कवक का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनमें कलिकाएं बन जाती हैं। जैसा कि आप ओइडिया में देख रहे हैं कि ये कई कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब इनमें से ओइडिया बनना होता है तो एक कोशिका अलग हो जाती है और ये एक कोशिका अलग होकर के इसमें एक मुकुल टाइप की तरह का जो है नई कोशिका का जन्म होता है और नई कोशिका के द्वारा ये विकसित होकर नई कवक का निर्माण कर देता है। ऐसा म्यूकर में या कोप्रीनस में पाया जाता है। म्यूकर क्रोपिन, जैसे म्यूकर जैसे म्यूकर और कोप्रीनस, जैसे कवकों में ये ओइडिया पाया जाता है। कोनिडिया, अगली चीज़ है कोनिडिया।
कोनिडिया। यहाँ पर आप ई में देखिए, ये कोनिडिया जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस जैसे कवकों में ऊपर की तरफ की कुछ कोशिकाएं अलग होने का प्रयास कर रही हैं और ये एक एक कोशिका जो अलग होने का प्रयास कर रही है इसे हम कोनिडिया कहते हैं। और ये कोनिडिया नई कोशिका का निर्माण करके, अर्थात इस कोशिका से नए जीव का निर्माण होता है और निर्माण होकर के नए कवक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कवकों की कोशिकाएं विभक्त हो करके कोनिडिया बना करके नए जीव का निर्माण करने की प्रक्रिया कोनिडिया भवन कहलाती है। ऐसा एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि में पाया जाता है। जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, आदि में इस प्रकार की कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं और ये कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा नए कवक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो है एस्कोस्पोर्स। एफ एस्कोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स इस प्रकार के बीजाणु अचल होते हैं। इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है और फ्लैजेला नहीं पाए जाने के कारण ये अचल हुआ, लेकिन जो इसका स्पोर्स बनता है वो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिका को या कोष को हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। और इस एस्कोस्पोर्स में जैसा कि आप देखिए चित्र में दिखाया गया है कि एस्कोस्पोर्स में एक आवरण होता है और इस आवरण में 8 अन्य कोशिकाएं बनी दिखाई देती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और इसमें सभी में बीच बीच में केंद्रक पाया जाता है। पूरे में ये 8 भागों में विभाजित होता है और विभाजित होकर के ये नए बीजाणु का निर्माण करता है। और नए बीजाणु जिसमें कि फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, यानी कसाभिका नहीं पाई जाती है, धागे जैसी संरचना नहीं पाई जाती है और धागे जैसी संरचना ना पाए जाने के कारण ये एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इस प्रकार का जो है जो जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो सैक्रोमाइसीज में पाया जाता है। जैसे सैकेरोमाइसीज, जिसे हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसमें एस्कोस्पोर्स बनता है और एस्कोस्पोर्स के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है।
अगली चीज़ है बेसिडियो स्पोर्स। इस प्रकार का जो स्पोर्स है FG, बेसिडियो स्पोर्स, इस प्रकार का जो बीजाणु होता है ये बहिर्जात होता है। बहिर्जात प्रकार का ये स्पोर्स बनता है जो कि बेसिडियो माइस्टीज में पाया जाता है। बेसिडियो माइस्टीज बेसिडियो माइस्टीज में इस प्रकार का स्पोर्स बनता है जो कि एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसका जो अंतिम अलैंगिक जनन का प्रकार है उसे हम द्विकेंद्रीय बीजाणु बोलते हैं, H। द्विकेंद्रीय बीजाणु द्विकेंद्रीय बीजाणु में ये इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कवक जाल बीजाणु के गुणन अर्थात उसके कई बार विभाजित होकर बनने के पश्चात बनता है और जिसमें बाद में कवक जाल बन जाता है। कवक जाल एक प्रकार का जाल होता है जिसके द्वारा कवक भूमि से या उस स्थान से जिस पर वो टीका होता है रहता है उससे खनिज और पोषक पदार्थ प्राप्त करता है और पोषक पदार्थ प्राप्त करके ये कवक अपनी वृद्धि करता है। वृद्धि करने के पश्चात इसमें दो केंद्रक वाले बीजाणु बन जाते हैं, जैसा कि एसिडियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स आदि में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जो है अभी बोल रहे थे एसिडियोस्पोर्स एसिडियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स, टेल्यूरोस्पोर्स, टेल्यूरोस्पोर्स आदि में इस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है और ये बीजाणु नए कवक का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से हमने अभी आज चर्चा किया कवक में अलैंगिक जनन और कायिक जनन की चर्चा किया, लेकिन कवक के अलावा जीवों में अमीबा जो कि पूटी भवन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, इसके अलावा वनस्पतियों में आलू, एलोवेरा, अदरक आदि में भी
या फिर हाइड्रा जीवों में, इनमें अलैंगिक जनन द्वारा संख्या में वृद्धि की जाती है। बच्चों, आज हमने अलैंगिक जनन के संदर्भ में कुछ पढ़ा। अब आगे हम जीवों के जनन की जो अगली विधि है, लैंगिक जनन, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। उसे हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से लैंगिक जनन द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों में जनन की जो अंतिम विधि है वो है लैंगिक जनन। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहीं पर अधूरा छोड़ते हैं और फिर अगले दिन हम नए तरीके से कहिए या फिर जो है फिर से हम लैंगिक जनन